बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यकम मई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। अहम खबरों की तरफ जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है। आपको स्क्रीन पर भी लिंक दिखा रहे हैं और जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें भी और डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके सामने रख रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम अमूमी तौर पर यहाँ पर बहुत सारी खबरें या ट्रैफिक आपको नहीं भेजेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको वो खबर हर सूरत मिल सके। इसका जो आपका नंबर होगा या आपने किस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है या नहीं, इस तक किसी की एक्सेस नहीं है। हमारे चौधरी साहब की कोई एक्सेस नहीं है, तो इसलिए आपने ये परेशानी नहीं लेनी कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो किसी को पता होगा। ये बिल्कुल किसी को भी एक्सेस नहीं, इवन मुझे भी नहीं पता होता कि आप में से किस किस ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने ताई रखता है और ये इन्फॉर्मेशन वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। तो लिंक हम शेयर कर रहे हैं, ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि उससे आपका और हमारा एक डायरेक्ट नाता बन जाता है। हम जो भी व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूरी चीज़, ज़रूरी मैसेज, कोई कोई मूवमेंट है, कोई ज़रूरी मैसेज आपको भेजना है तो आपके व्हाट्सएप में मेरी तरफ से डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। तो इस लिंक पर व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दूसरी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, इससे हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ दूर तक जाती है। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी कई जहतें हैं। इसको हमने कई डिफरेंट साइडों से इसका तजिया करना है। खबर यह है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने अहम फैसला किया है और अहम फैसला यह किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो DGISI हैं उनको मशीर बराए कौमी सलामती, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया में अजीत दोवल NSA हैं और डिफरेंट मुल्कों में, पाकिस्तान में भी इससे पहले जंजुआ साहब NSA रहे हैं, फिर मोईद यूसुफ NSA रहे हैं। तो NSA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल यही होता है कि वो एक तो बैनुल अक़वामी जो इंटेलिजेंस एजेंसी से हटके भी जो जैसे वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र्स होते हैं, आपका एक वज़ीर का, मशीर का ओहदा हो जाता है। इससे पहले क्योंकि वो सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं वो सिर्फ एक फ़ौजी के तौर पर, एक तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फिर वो ISI के हेड हैं, तो उसमें वो रॉ के काउंटर पार्ट के साथ मिल सकते हैं, वो उसमें CIA के काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं। तो उनका जो आप ये कह लीजिए कि ऑफिशियल जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर उनका काम बहुत ही लिमिटेड होता है। अब इसके बाद वो बाहर की दुनिया में काफ़ी सारा इंटरेक्शन कर सकेंगे। ये तो इसकी एक, आप इसकी मुस्बत साइड कह लें या उनके लिए एक एम्पावर होने की साइड कह लें या मौजूदा रजीम का एक नया, आप ये समझ लें कि उन्होंने एक अपने लिए एक नया एवेन्यू खोला है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को इस्तेमाल करेंगे जहां भी उन्होंने इंगेजमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल एज अ DGISI और एक लेफ्टिनेंट जनरल के शायद अमेरिका में वो उन शख्सियात के साथ उस तरीके से ना मिल सकें, ऑफिशियल प्रोटोकॉल माने आएंगे उसमें। तो अब ये NSA की वजह से वो कैबिनेट के मेंबर हो जाएंगे, वो एक वजीर मशीर बन गए हैं इस हिसाब से। तो वजीर मशीर के हिसाब से वो दूसरे वजीर और मशीर को मिल सकेंगे और उनका अहदा जो है वो उनके मुताबिक होगा और वो यूनिफॉर्म के बगैर सूट शूट पहन के वो उनके साथ मीटिंग करेंगे NSA के रोल में, जैसे मैंने आपको बताया अजीत दोवल है या दूसरी जगहों के ऊपर NSA होते हैं। अब ये तो हो गई, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी एक जहत, एक साइड। अब इसकी दूसरी कई जहतें हैं जिन पर आपको बताते हैं। पहली जहत तो ये है कि इस रोल के ऊपर पहले ही जो ISI का चीफ है, अगर उसके ऊपर ही कोई रिटायर्ड फौजी अफसर या कोई सिविलियन, बेहतर तो है कि फॉरेन ऑफिस से कोई शख्स लगे तो कई हिस्से ज्यादा ISI बेहतर काम करे। लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ ISI को अपने नीचे रखना चाहते हैं और वही उनकी असल ताकत है जिससे वो रियासत पूरी को कंट्रोल करते हैं, तमाम सियासत को, हुकूमत को, हर चीज़ को वो अपने पास बांदी बनाकर रखते हैं, वही उनकी ताकत है। इसलिए जो ISI है उसका चीफ जो है वो कहने को तो वज़ीर आज़म को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, लेकिन अक्सर वो वज़ीर आज़म के खिलाफ ही काम कर रहा होता है। मसलन इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई जा रही थी तो उस वक्त के जो DGISI थे वो इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे थे। तो वो आर्मी चीफ का हैंड पिक्ड आदमी होता है। अक्सर लोग मंजन बेचते हैं जनरल कियानी के वाक़े को याद करके कि जी कई दफ़ा DGISI जो होते हैं वो जो आर्मी चीफ होता है उसके नीचे काम सही तरह से नहीं कर रहे होते, उसी के खिलाफ वो बगावत कर रहे होते हैं। हमारे बहुत ही 2-3 सीनियर जर्नलिस्ट पिछले दिनों में भी मुझे ये कह रहे थे टेलीफोन पर, निजी जो गुफ्तगू हुई, कि जी आसिम मुनीर साहब तो बिल्कुल बहुत सख्ती कर रहे हैं, लेकिन जो DGISI आसिम मलिक हैं वो नीचे से बगावत कर रहे हैं और वहाँ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी एक डिफरेंट डायमेंशन बनाई हुई है और वो आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर को गिराना चाहते हैं। तो मैं उनको उस टाइम भी अर्ज़ करता था कि वो जनरल कियानी वाली बात ज़रा डिफरेंट थी। तब अमेरिका बहादुर मुशर्रफ से तंग आ गया हुआ था, वो बहुत पुराने हो चुके थे, वो एक लाइबिलिटी बन चुके थे, तो उनको फारिग करना था। तो इसलिए कियानी साहब को आंख मार दी गई थी कि आप कर लें जो करना है। तो कियानी साहब ने ये किया था, वरना जो DGISI होता है वो बेचारा ऐसे नहीं कर सकता, एक आंख के इशारे से उनको फारिग किया जा सकता। मसला आज अगर जनरल आसिम मुनीर ये फैसला करें कि जनरल आसिम मलिक जो है उनको DGISI से हटाना है, तो मेरा ख्याल है टोटल घड़ी के टाइम में 15 सेकंड लगेंगे। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 15 सेकंड। कोई ओहदे का भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ उन्होंने जो उनके नीचे सेकंड इन
कमांड, डीजीसी या जो भी उनके बाद सीनियर मोस्ट होने, उन्होंने टेलीफोन पे कहना है कि यू टेक ओवर, और उनको मैसेज कर देना है, और पूरी अपनी इंटरनल जो उनका सिस्टम है उसमें एक मैसेज चले जाना है कि नो ही विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद नोटिफिकेशन बाद में होते रहेंगे, हटा दिया, लगा दिया, लेकिन वो उनके एक मैसेज के ऊपर, क्योंकि पावर का जो ताकत का इर्तकाज है वो इतना ज्यादा एक पोजीशन में, आर्मी चीफ की पोजीशन में हो गया हुआ है कि वो अंदाता है, जो दिल करता है उनका करें। और ये भी अब अगर देखें तो ये फैसला भी तो आर्मी चीफ ने किया है, और वो तमाम लोग जो इस तरह के तज्जिए पेश कर रहे थे कि फौज के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप आसिम मुनीर के साथ है, एक ग्रुप शायद आसिम मलिक साहब थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन ले रहे हैं, तो मैं उन्हें तब भी कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस गुड कॉप बैड कॉप होता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर एक DGISI जो अक्टूबर में जिन्होंने रिटायर्ड हो जाना है वो ऐसे काम करे। तो अब इसमें दो जहतें हैं। पहली कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह पैगाम दिया है कि हम दो कलब यकजान हैं, ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर मैसेज ये है कि जो DGISI हैं वो अब अक्टूबर में रिटायर्ड नहीं हो रहे, वो रिटायर्ड होने के बावजूद आपके NSA रहेंगे, मतलब कि वो सिस्टम के बिल्कुल अंदर रहेंगे, और वो भी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं अपना स्टे। तो वो जो लोग समझ रहे थे कि जनरल साहब शायद नवंबर में रिटायर्ड होकर घर जाना चाहते हैं, वो पहले से ही देख लें कि उन्होंने अपने साथ साथ जो DGISI हैं उनको भी एक किस्म की एक्सटेंशन दे दी है। DGISI तो शायद वो ना रहें, लेकिन NSA अब वो रहेंगे अक्टूबर के बाद। दूसरी बात, तीसरी इसके अंदर खबर क्या है? तीसरी खबर इसके अंदर यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी और नून लीग और पीपल्स पार्टी और पूरा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल आप ये कह लें कि लैंडस्केप है उसमें किसी पे ट्रस्ट नहीं किया। दे डू नॉट थिंक एनी वन इज रिलायबल। उन्होंने अपना जो एक सबॉर्डिनेट जनरल है उसको पिक किया और उसे NSA बनाया। उन्होंने नहीं सोचा कि कोई और इस काबिल है कि उसे NSA बनाया जाए। हालांकि मेरे नज़दीक अगर NSA बनाने के लिए पाकिस्तान में कोई मौजू नाम थे तो वो जो चंद फॉरेन सेक्रेटरीज हैं पाकिस्तान के, जिनमें जैसे शमशाद अहमद साहब बहुत ही मुहिब वतन, बहुत ही दबंग, बहुत ही सच्चे, ऑनेस्ट और पाकिस्तानी, एक सच्चे पाकिस्तानी जैसा कि एक पाकिस्तानी को होना चाहिए। और भी लोग हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में तो सफ़े अव्वल पर वो हैं और नंबर 1 पे मेरे जहन में उनका नाम आता है। और भी लोग हैं जो फॉरेन सेक्रेटरीज रिटायर्ड हुए हैं, उनमें से किसी को बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो बिल्कुल ये ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। किसी पर उन्होंने एतमाद नहीं किया। NSA ने CIA से भी मामला डील करने हैं, मीन अमरीका बहादुर से भी, उन्होंने सऊदी अरब से भी करने हैं, UAE से भी करने हैं, पूरी दुनिया के साथ। अब DGISI के साथ साथ उनके पास ये दूसरी जो कैप होगी, दूसरी टोपी होगी, वो पहनकर वो करेंगे। अब इसमें एक और जहत है, इसकी एक और नया पंडोरास बॉक्स खुल गया है, और वो ये है कि अब वो कैबिनेट में भी बैठेंगे। अब सोचें बेचारे आगे बैठे हुए नून लीग के वज़रा की फॉर्म 47 पर जो आए हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं वो शायद कैबिनेट में तो यूनिफॉर्म में नहीं जाया करेंगे, दूसरे कपड़े पहन के जाया करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल सोटी लेके जाएंगे। वो जो स्टिक होती है ना, वो नहीं वो छोड़ेंगे। वो भले यूनिफॉर्म में ना भी हो तो स्टिक उनके पास होगी, तो स्टिक वो रखकर बैठा करेंगे कैबिनेट में। तो आप सोचेंगे अब शहबाज शरीफ बेचारा जो है वो, ये मुझे नहीं पता कि अब वो चेयर कैसे करेंगे कैबिनेट को। वो मेरा ख्याल इनको कह दिया करेंगे कि जनरल साहब इधर आप ही आके बैठ जाएं, आप ही काम कर लें। तो एक किस्म का कैबिनेट के ऊपर भी अब मुकम्मल इख्तियार और कंट्रोल हो गया। लेकिन जाहिर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ये अच्छा जुमला है, ये हमें जब जब काम कोई चाहिए होता है हम उसके साथ फिट कर देते हैं। जैसे मुल्क नाजुक मोड़ मुड़ रहा है तो कौम पूरी ऐसे मोड़ मुड़ रही है। कमरी लोगों की टेढ़ी होगी मोड़ मुड़ते मुड़ते, जब से आप पैदा हुए हैं मुल्क नाजुक सूरत हाल और अहम मोड़ मुड़ते हुए ही जो है ना वो टेढ़ा हो गया। तो ऐसे ही मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में ये फैसला किया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी पे एतबार नहीं। दूसरा, एक्सटेंशन हो गई, ये रिटायरमेंट के बाद भी अब NSA होंगे। तीसरा, ये अब इंगेज कर सकेंगे वजीर और मशीर के लेवल पर, तो जो एजेंडा अचीव नहीं कर पा रहे थे वो मजीद करेंगे। चौथा, जो मैंने कहा कि जो लोग ये मंजन बेच रहे थे कि दो ग्रुप्स हैं आर्मी के अंदर, एक ये वाला, वो भी ज़रा थोड़ा सा मुंह पे पानी के छींटे मार लें, जाग जाएं। जैसे मैं उनको बताता था कि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एजेंडा है और वो ये है कि दुआम बख्शो अपनी कुर्सी को जितना लंबा बख्शा जा सके। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर यह है कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो जो छोटे से मेज़ के पीछे 3 लोग थे और ऐसे फंस के बैठे थे जैसे पाकिस्तान में मेज़ हैं ही नहीं, कुर्सियां हैं ही नहीं, 3 लोगों ने एक छोटे से मेज़ पर ही बैठना है। तो उस जो मेज़ के पीछे बैठे थे, और मैंने आपको कल भी बताया था कि मेज़ के पीछे पूरे नहीं आ रहे थे लेकिन बैठे थे, उस मेज़ पर बैठे हुए DGISPR खुलेआम, हालांकि ये काम बहुत स्मार्टली किया जाता है और पता नहीं लगने दिया जाता, लेकिन वो खुलेआम, क्योंकि परवाही नहीं है, उन्होंने एक पर्ची पर कुछ लिखा। इसाक डार बेचारे जब बोलना चाह रहे तो उन्होंने पर्ची फाड़कर उनको दी और फिर इशारा किया कि इसे पढ़ो। ये जरा देखिए वीडियो, देख रहे हैं आप? तो उन्होंने साथ इशारा किया कि इसे पढ़ो और उन्होंने आराम से फिर पढ़ा और वही बोला जो पर्ची पे लिखा हुआ था। अब अगर थोड़ा सा भी वो DGISPR इनका एहतराम करते तो उसका तरीका ये था कि वो लिखते उस चीज़ को और उसको नीचे ही अपनी उंगली से, मीन ऊपर से कोनी ऐसे करके नहीं, नीचे ही अपने हाथ की उंगलियों से उसे राइट साइड पे सरका देते और इसाक डार की नज़र पड़ जाती, वो वहीं उसको कनखियों से पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है और अपने ओहदे की इज्जत बहाल रखते हुए वो पर्ची जो है वो उनको इस तरीके से ना देते। लेकिन पर्चियों का रिवाज है यहाँ पर, क्या किया जाए, और पर्चियों पर ही तो सारा काम चल रहा है। तो DGISPR साहब की ये चीज़ भी हमने देखी। बाकी तो हमने पूरी डिटेल से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर ली थी, उन चीज़ों को हम रिपीट नहीं करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि
इंडिया से है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि इंडिया जो है वो खासा परेशान लग रहा है इस मौजूदा सूरत हाल में। और खबर यह है कि उन्होंने अब जो एनालिस्ट थे, यूट्यूब चैनल्स थे, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स थे, उनको छोड़ के अब वो एक्टर्स पर भी बरस पड़े। इससे पहले जो फवाद खान की फिल्म आ रही थी वो तो उन्होंने तबाह कर दी, फारिग कर दी। अब उन्होंने निशाना बनाया है माहिरा खान, हानिया आमिर और पाकिस्तान के दूसरे लोग जैसे कि अली जफ़र, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज़, आयजा खान, इमरान अब्बास, सज्जल अली, हम टीवी, ARY डिजिटल, जियो टीवी और इन तमाम की इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। ओहो हो, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। इससे तो एक और नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया इन लोगों के लिए। अब देखते हैं ये इसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनाकर क्या क्या करते हैं, क्योंकि मुझे एक वीडियो याद आ रही है और वो वीडियो आपको दिखाते हैं इसी व्लॉग के अंदर। और वीडियो ये है कि जब थोड़ी देर पहले मायानाज जो एक शायर हैं इंडियन, वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे। हालांकि वो ये बार बार कहते हैं कि जो पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनको इंडिया के अंदर काम नहीं करने देना। और लेकिन जब वो खुद पाकिस्तान आए हुए थे तो आपको हम सिर्फ ये एक वीडियो दिखाते हैं। जावेद अख्तर इनका नाम है, आप सबको पता है, बड़े ही मारूफ शायर हैं, बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं जावेद अख्तर साहब ने। तो ये स्क्रीन पर ज़रा वीडियो देखिए, आवाज़ हम इसकी नहीं सुना रहे क्योंकि इसमें गाना गाया जा रहा है, वो फिर कॉपीराइट्स का इशू आ जाएगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि कोई इनका घुटना पकड़ के बैठा हुआ है, कोई इनके सामने लेटा हुआ गाने गा रहा है, कोई दूसरी तरफ इनके सामने लेटा हुआ है। और इन्होंने यहां से जाने के फौरन बाद पाकिस्तान से वहां कहा था कि किसी पाकिस्तानी एक्टर को इंडिया में ना बुलाया जाए और किसी भी पाकिस्तानी जो वहां पर गुलूकार हैं या दूसरे लोग हैं इंडिया पाकिस्तान से, उनको इंडिया बुलाकर काम ना दिया जाए। तो एक तरफ इनका इतना तसब है, दूसरी तरफ हमारे वाले बेचारे बिल्कुल ही लेटे हुए थे। और लेटने की वजह शायद यही होती है कि वहां फिल्म में कोई काम शाम मिल जाए, कोई ज़रा थोड़ी सी, बाकी कोई इतनी अदब अदाब की बात नहीं है। यहाँ भी ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े आपने शायर पोइट्स देखे हैं, उनके सामने कोई नहीं ऐसे लेटता, ना उनके सदक़े-वारी जा रहा होता है। वजह सिर्फ ये कि क्योंकि ये फिल्मों में बहुत इन है, अपनी बेगम साहबा की वजह से भी, और ख़ुद भी अपने काम, इनका बड़ा नाम है, बड़ा काम है, तो इसलिए हमारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनको लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हमें काम मिल जाएगा। अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं। और खबर अमेरिका के जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा समझिए, मार्को रूबियो, उन्होंने फ़ोन पर बात की है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब से और दूसरी तरफ उन्होंने जयशंकर से। तो पहले तो लेवल ज़रा समझ लीजिए, पाकिस्तान में वो बात नहीं कर रहे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं। तो ज़रा लेवल, आप हिंदुस्तान ने पहले ही एक लेवल अप कर दिया, समझ रहे हैं ना। उनका वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर आज़म के बराबर है। तो अगर वहाँ वो मोदी से बात करेंगे तो यहाँ मैं श्योर हूँ कि फिर वो जनरल आसिम मुनीर से बात करेंगे। तो क्योंकि उनको भी पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो नंबर 2 ही हैं, तो बेचारे नंबर 1 नहीं है। तो उधर जयशंकर से उन्होंने बात की है और इधर उन्होंने बात की है शहबाज शरीफ से। बात करने के बाद जो प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट जारी की है अमेरिका में, उसमें दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने वाजे किया कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं और ये जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है ये बहुत बुरा है और अमेरिका पूरी तरह से साथ खड़ा है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि बंदे के बच्चे बने और चुप करके इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर करवाएं और फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं और फाइंड आउट करें कि किसने किया है और उनको करार वाकई सजा दें और एस्केलेशन कम करें, मुज़ाकरात करें। लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तकरीबन इस तरह की उन्होंने तंबीह जो है वो जारी की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के हैं वो कितने स्टेबल हैं, और उसी के साथ जो हमारे मामला हैं वो भी आपके सामने हैं कि वो हमें उधर अगर वज़ीर ख़ारजा है तो हमारे वज़ीर आज़म को ट्रीट करते हैं। तो ये भी कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है बहुत अमेरिका से मौजूदा आसिम मुनीर साहब उनकी पूरी रजीम के लिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो हम रखेंगे वो खबर है कि अलीमा खानम साहबा कल खूब बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पायदार बात की है। हम कई दफ़ा वीलॉग्स में आपके सामने बात कर चुके, इसकी कीमत भी अदा कर चुके, जब मैंने कई दफ़ा आपके सामने रखा कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपोजिशन में हैं। ज़ाहिर है हुकूमती KP में हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी नहीं है और फेडरल में भी नहीं है। ये लोग चलें, ये तो हमें इल्ज़ाम दे देते हैं कि आप बाहर बैठे हैं, यहाँ हम अगर एहतजाज करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेती है, हमारे घरों पे छापे मारती है, हमें जेल में डालती है, आपको बाहर बैठे हुए बातें आती हैं। तो मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आप क्योंकि हुकूमत में नहीं है, आप में से कई दोस्त खंबे हैं, मीन बिल्कुल यकीन कीजिए बिल्कुल खंबे हैं, और उनको सिर्फ इमरान खान ने टिकट दिया और वो दोस्त इमरान खान के वोट पर जीते। तो क्या आपका इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अल्टरनेट कर लें, ड्यूटियाँ लगा लें और आप इमरान खान की पेशी पर आया करें। एक भी MNA MPA इमरान खान की पेशी पर नहीं आता, एक भी MNA MPA इमरान खान की बहनों के साथ जाके खड़ा नहीं होता। अलीमा खानम साहबा ने अब अदालत के सामने कुछ कहा है, ये ज़रा क्या कहा है सुनिए। हमने कह दिया है कि इस वक्त एक सबका मिशन होना चाहिए, वो इमरान खान, और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की कोई ऐसी मसरूफियत है कि वो अपना वक्त इमरान खान के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते। और अगली दफा सारा कोर्ट में सारे MNA होंगे इंशाल्लाह, और ILF के लॉयर्स को भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान इन्हीं की तरफ देख रहा है कि ये अपना कोई किरदार अदा करें, इनका कोई रोल है। अब उनको अगर कोई कंफ्यूजन है कि हमने कोई हुकूमत चलानी है या इनकी तो हुकूमत दी तो ऑपोजिशन में बैठे, और इनके इतना वक्त तो मेरे ख्याल में ये निकाल ही सकते हैं, MPs भी निकाल सकते हैं, और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा ये सब इमरान खान की रिहाई के लिए शामिल होंगे। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद कोर्ट बंद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इमरान खान की सुन लिया आपने। इससे मिलती जुलती बात मैं आपके सामने पिछले 3 महीने से लगातार रख रहा हूं, और जब मैं ये रखता हूं तो फिर मेरे खिलाफ एक बस तूफान खड़ा हो जाता है। पंजाब असम्बली के एमपीएस के बारे में ये बात करूं तो वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपने कभी एमएनएस के बारे में बात नहीं की। एमएनएस के बारे में बात करता हूं तो वो कहेंगे कि आप पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आप ये क्या काम कर रहे हैं, हम खान साहब को आपकी शिकायत लगाएंगे। तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूं कि आप मेरी शिकायत लगा लें, लेकिन खुद तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ी सी आप हया कर लें, ख्याल कर लें कि एक लीडर जिसके नाम पर आपको वोट मिला है, जिस पार्टी में आप बैठे हैं, आप उसकी जो है वो कोर्ट हियरिंग नहीं अटेंड कर सकते। तो आज अलीमा खानम साहबा बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने गिला किया और ये कहा है कि इनके पास वक्त नहीं है कोर्ट हियरिंग की भी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा से आएंगे। अब आप देखेंगे ये जाएंगे, इनमें से अब 15, 20, 25 अगली दफ़ा वहाँ होंगे। ये पाकिस्तान का अलमिया है, नजरियाती नहीं है। बस वो जैसे आपने भेड़ों को हाँकना है ना, बकरियों को हाँकना है, बस ये टाइटल चाहिए, ठप्पे चाहिए, ओहदे चाहिए, अंदर कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे लोग इस वक्त लगेंगे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, आपको लगते हैं नजरियाती हैं। जब वो चेंज होते तो आप कहते हैं अच्छा ये भी नहीं। हम जब 95% जो हमारी मॉरल कोलैप्स हुआ है उसमें इन लोगों का भी तो वही हाल है ना। अब अलीमा खानम साहबा ने कहा है, अब ये बात मीडिया पे आई, अगली पेशी पे देखिएगा काफ़ी लोग होंगे, फिर उससे अगली पेशी पे थोड़े से कम होंगे, फिर थोड़े से कम, और 4-5 पेशियों के बाद फिर रिकॉर्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, मैं यही कहूँगा, और बदकिस्मती है हमारी भी कि एक लीडर जो अंदर इतनी बड़ी मैं ये कहूँगा कुर्बानी दे रहा है, उसकी कोर्ट हेयरिंग पर ये लोग नहीं जाते, और आज उनकी बहन को ये गिला करना पड़ा है, कहना पड़ा, और दुरुस्त कहना पड़ा है, और मैं ये आपके सामने बार बार ये रखता रहा हूँ। अच्छा जी, और इसमें आईएलएफ के बड़े बड़े वुकला जिनको टिकटें मिली, सिर्फ एमपी और एमएनए नहीं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वैसे पोजीशन होल्डर्स हैं, वो भी बहुत सारे जो हैं वो गायब हैं। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। अलीमा खानम साहबा से मंसूब एक बयान चल रहा है कि जंग शंग का कोई इतना माहौल नहीं है, अगर होता तो ये वाकई इमरान खान के पास जाते। ये बस ऐसी ही बातें ही हैं, क्योंकि बात भी ठीक है, अगर वाकई जंग का माहौल होता और कौमी यकजहती वाकई करवानी होती तो कोई हमें यकजहती होते हुए नजर आती, ये इस तरह के सलूक तो होते हमें नजर ना आते। अगली खबर, शिजा फातिमा, उन्होंने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट वजारतों की वेबसाइट्स हैं उन पर इंडियन जो साइबर हैं उसके हमले हुए हैं, साइबर अटैकर्स जो हैं उन्होंने हमले किए हैं और उन वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की है, और हमने उनका भरपूर दिफा किया। शुक्र है आपकी तलवार लेकर नहीं खड़ी हो गई आगे दिफा करने के लिए। मतलब इन्होंने ऐसे ही, वो हुए हैं साइबर हमले या नहीं हुए, क्योंकि कोई एक वेबसाइट भी 5 मिनट के लिए भी डाउन नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बस अपनी बीच में एंट्री डालने के लिए, कि सारे कह रहे हैं एयरफोर्स का काम हो रहा है, एलओसी पे हो रहा है, चविंडा पे हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो इन्होंने अपनी बीच में गेम डाल दी कि हमारा भी हुआ है, ताकि जो है ना वो शहीदों को उंगली कटवा के उनके साथ अपना नाम लिखवा दें। आगे पाक पैक, आज पूरा दिन दर्जन से ज़्यादा पूरे अमेरिका से डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो हैं, जो पाक पैक का हिस्सा हैं, वो आज पूरा दिन कांग्रेस के डिफरेंट कांग्रेसमैनों को और सेनेटर्स को वाशिंगटन में मिलते रहे। ये थोड़ा सा, जो लोग अमेरिका में नहीं रहते उनको मैं बताऊं कि इनमें से कई 6-6 घंटे लंबी फ्लाइट्स लेकर आते हैं, कई 4 घंटे लंबी फ्लाइट लेकर आते हैं, क्योंकि फासला इतना है, कई 3 घंटे, कई 2 घंटे। तो ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक दिन पहले यहाँ पहुँचते हैं, होटल्स में रुकते हैं, अगले दिन सारा दिन ये काम करते हैं, फिर रात होटल में रुकते हैं, और अगले दिन सुबह 5 बजे वापस जाते हैं, और फिर 8 बजे अपने जाके मरीज देखना शुरू करते हैं। और जो दूर से आए हैं वो शाम को ही निकल जाते हैं पूरा दिन यहाँ लगा के, और सुबह सुबह जाके वहाँ अपने मरीज देखते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या दूसरे काम करते हैं। तो इनको मेरी सताइश, मुबारकबाद। और ये भी मैंने आपको बताना था कि पिछले दिनों जो फ्रॉड किया था वो मुर्गी फरोश साहब और उनके साथियों ने, जनरल साहबान को ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी लोग करते हैं ये हम आपको मिलवा रहे हैं और ये काम खत्म। मैंने तब आपको बताया था कि वो शायद 5% काम कर रहे हों, जो मेजर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उसमें पाक पैक भी है, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी, अकेला पाक पैक नहीं है, लेकिन मेजर काम करने वाले आज भी कॉज के साथ खड़े हैं। वो ये समझते हैं तमाम के तमाम लोग के नेगोशिएशन करनी है तो वो इमरान खान का काम है। हमारा काम यहाँ से डिमांड करना है, प्रेशर डालना है डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो वो जो उन्हें मंजन बेचा गया था जर्नैलों को, वो गलत था। आप देखेंगे कि कितना इफेक्टिव काम हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होगा। कल आपके सामने एक लेटर भी रखा था हमने, जो इन सब लोगों ने अपनी मेहनत से इन कांग्रेस मेंबर्स को, जैसे बर्गवैन और दूसरे जो पाकिस्तान से होकर आए, उन्होंने अब खत लिख दिया है सदर ट्रंप को कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको खत्म करवाया जाए, और पाबंदियों की डिमांड की है मोहसिन नकवी और दूसरे लोगों पर जिन्होंने सब कुछ ये किया है। और मोहसिन नकवी का नाम क्यों है? इसलिए कि उनकी स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर, आर्मी चीफ या दूसरों की स्टेटमेंट उस तरह से नहीं है, मीन सबूत मौजूद है मोहसिन नकवी की इन्वॉल्वमेंट का। इसलिए पहले फेज में उन्हें इस खत में लिखा गया है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे तो और लोगों के नाम भी आएंगे, और जो विल्सन है वो तो ऑलरेडी आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगवाने का बिल पार्लियामेंट पर अपनी अमेरिकी कांग्रेस में लेके आए हैं, उस पर तो ऑलरेडी काम हो रहा है। अच्छा जी, यूएस और यूक्रेन की डील हो गई है। याद करें कि सदर ट्रंप ने कहा था कि $500 अरब के मादनियात मुझे चाहिए, और उस वक्त जेलेंस्की जो थे उनका फटा हो गया था सदर ट्रंप से। अब आखिरकार वो डील साइन हो गई है। उसमें 500 अरब का लफ्ज़ तो नहीं लिखा, अब
फिगर्स तो नहीं लिखी, लेकिन बहरहाल वो डील हो गई है। जाहिर है वो डील हुई है तो अब अमेरिका को वो पैसे, उतने पैसों के मादनियात मिल जाएंगे। देखते हैं अब इस डील के बाद जो है वो क्या मामला होता है कि किस तरीके से जो अमेरिका और जो यूक्रेन और उसके साथ साथ रूस की जंगबंदी का सारा मामला है वो किस तरफ जाता है। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो मैं आपको ये वीडियो की आवाज़ नहीं सुनवाऊंगा, ये बहुत ही तकलीफ है मेरे लिए भी। ये लकी मरवत पुलिस और फौज आमने सामने, फौजी काफिला एक पहुंचा है और पुलिस वाले, मेरे ख्याल ये पुलिस की कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर पुलिस खड़ी है, और जो पुलिस वाले ऊपर से कमेंट्री कर रहे हैं ऊंची ऊंची, नीचे फौजी एहलकारों को इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको जो जुमले ऊपर से कह रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप पंजाबी हैं और आप यहाँ आके बदमाशी कर रहे हैं। ये मैं सारे आपको जुमले नहीं सुनवाता, मेरे लिए भी तकलीफ है क्योंकि मेरे मुल्क के दो इदारे हैं और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आप सोचिए कि हम कहाँ आ गए। तो ये आज वीडियो सर्फिस है, मुझे नहीं पता ये कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हुई, इवन इंडियन चैनल्स और इंडियन मीडिया के ऊपर भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं। और एन उस वक्त सोचिए कि जब एक तरफ जंग लगने का समय है, इंडिया वाला वो सारा काम है, और इधर लकी मरवत की पुलिस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जो एहलकार हैं, जो फौजी जवान हैं या अफसरान हैं, उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर पंजाबी जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। अब हो सकता है ये एडिटेड वॉइस हो, ये सच ना हो, ये पूरी की पूरी वीडियो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो है सर्कुलेट कर रही है और ये हमारे लिए भी बहुत ही तशवीश की बात है। अगली खबर, आखिरकार बलूचिस्तान से सालार काकड़, उनको आखिरकार रहा किया गया है, उनकी रिहाई हुई है। 26 नवंबर के बाद से वो गिरफ्तार थे, बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी है, इमरान खान के साथ खड़े हैं डट के, उनको हमारी सताइश, उनको हमारी तहसीन, जिस बहादुरी के साथ वो साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने गिव अप नहीं किया इस सारे काम के ऊपर। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है कि अमेरिका से बुरी खबर आई है। अमेरिका की जो इकॉनमी है वो 0.3%, जी हाँ 0.3% उसमें कमी हुई है उनकी जीडीपी में, और यूएस इकॉनमी जो है वो श्रिंक हो गई है 0.3% फर्स्ट क्वार्टर 2025 का, पहले 3 महीने। और जाहिर है सदर ट्रंप को आए हुए भी पहले 4 महीने ही हुए हैं, तो उसमें जो पहले 3 महीने इकॉनमी कम हुई है वो सदर ट्रंप के गले ही लगेगी। एक बुरी खबर है सदर ट्रंप के लिए, उनके ऊपर प्रेशर आएगा इसकी वजह से, यकीनन देखते हैं वो इसको कैसे हैंडल करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, एक दफ़ा फिर आपको मैंने जाते जाते याद करवाना है कि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके कॉमेंट्स में अपने व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक आपको दे रहे हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम आपको बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे एक्शंस जो लेने होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने, वो वहाँ पर बड़े आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। और ये आपने नहीं घबराना कि आपकी प्राइवेसी, ना मुझे पता होगा आपने उसे ज्वाइन किया, ना किसी और को लग सकता है। वो डाटा व्हाट्सएप अपने पास ही रखता है और अमेरिका में रखता है, वो पाकिस्तान के चौधरी साहब की एक्सेस में नहीं है। दूसरा, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।